आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे बड़ी खबर फतुहा से। गोविंदपुर बाजार में अपराधियों ने घर में घुसकर लूटपाट की है। बड़ी खबर है कि लुटेरों ने हथियार के बल पर वार्ड पार्षद और उनके बच्चों को बंधक बनाया और 10 लाख नकद 15 लाख के जेवरात लेकर चलते बने। फतुहा के गोविंदपुर में भीषण लूट। वार्ड पार्षद के घर से 25 लाख की लूट। हथियार के बल पर बड़ी वारदात। टूटी अलमारी, खुला सूटकेस और बिखरा पड़ा सामान। अपनी कहानी खुद कह रहा है। तस्वीरें पटना के फतुहा के गोविंदपुर बाजार की हैं। घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात की है। रात के 1:15 बज रहे थे। फतुहा नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 की पार्षद रंभा देवी अपने बच्चों के साथ सो रही थी। तभी दरवाजा तोड़कर 5 लुटेरे घर के अंदर घुसते हैं और हथियार के बल पर लूटपाट शुरू कर देते हैं। लगभग 1:15 बजे वो सब दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा। जब तक मेरा आँख खोले तो देखे कि जैसे मंकी कैप पहनने रहता है वैसे पहना। मेरे माथा पर गिरा दिया जो भी लिया है। मेरा कहा कि गोदरेज के चाबी दो, सामान निकालेंगे। लुटेरों ने हथियार के बल पर इत्मीनान से पूरे घर में लूटपाट की। अलमारी से लेकर सूटकेस तक की तलाशी ली और करीब 10 लाख रुपए कैश और 15 लाख के जेवरात लेकर आराम से चलते बने। 15 लाख का सोना था, चांदी का सामान था बहुत सारा, कैश भी था। कितना रहा होगा कैश? कैश भी लगभग 10 लाख था। लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। आप भी देख लीजिए। यही वो 4 लोग हैं जिन्होंने रंभा देवी के घर में लूट की और आराम से चलते बने। हमेशा की तरह पुलिस घटना घट जाने के बाद पहुंची और जांच की खानापूर्ति में जुट गई। लेकिन सवाल है कि घटना के बाद ही क्यों जागती है पुलिस? कहां थी रात्रि गश्ती वाली पुलिस टीम? पुलिस का खौफ होता तो क्या लूट होती? न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में एक बैटरी एजेंसी के पास से चोरों ने करीब 1.5 लाख की बैटरी की चोरी कर ली। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शनिवार की सुबह ही एक साइड बैटरी दुकान में ट्रांसपोर्ट से बड़ा ट्यूबलर 8 पीस बैटरी मंगवाया गया था जो दुकान के पास ही रखा गया, लेकिन चोरों ने इस पर हाथ साफ कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 चोर बारी बारी से बैटरी ले जाकर ऑटो में डाल रहे हैं। बैटरी दुकानदार ने हिलसा थाने में केस दर्ज कराया है। दरभंगा में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर केदराबाद से बागबोर्ड तक अवैध और अस्थायी दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें दर्जनों दुकानों को तोड़ा गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को अपना सामान बचाने का मौका भी नहीं मिला। बुलडोजर ने सामान के साथ दुकानों को ध्वस्त कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि 1 हफ्ते पहले ही सभी को दुकान हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दुकानें नहीं हटाने के बाद कार्रवाई हुई। फुटपाथ पे दुकानदारी करते हैं, कोई काम रोजगार नहीं है। कोई आदेश हम लोग को नहीं मिला, ना कोई नोटिस मिला, और अटेंडम आके और बुलडोजर भिरा के तोड़ फोड़ दिया, जिसके कारण मेरा हाथ बुजरी हो गया। कोसी में कटाव और खुद घर तोड़ रहे हैं लोग। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोसी में कटाव से जुड़ी हुई, जहां पर तेज कटाव चल रहा है और लोग अपने ही आशियाने को तोड़े। नवगछिया से ये तस्वीरें, कोसी नदी का रौद्र रूप, और जो ढांचा बच गया है उससे ईंटें छुड़ा रहे हैं ताकि कहीं और आशियाना बनाया जा सके, फिर से ईंट न खरीदनी पड़े। ये क्यों हुआ, इस बात को समझना होगा। इसमें जो कटाव रोधी कार्य हैं वो समय पर पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से कटाव होता रहा, और जो इलाका था जहां लोग रहते थे वो नदी में विलीन हो गया। और ऐसे में ये बच्चे, जवान सभी लगे हुए उस आशियाने की हर एक ईंट को बचाने में, ताकि कहीं और फिर से आशियाना बनाया जा सके।
घर कटिए रहल छै। हाँ कहाँ जीबो नहीं जीबो। अभी की कर छो घर कटला के बाद फिर की करबे हे बस तोड़बा रहल छै। घर तोड़वा छो अपने से हाँ तब केना बनेने रहो बनेने जी बड़ा तकलीफ। 50,000 के 1 लाख 1.5 लाख बनी रहलो छै। कर्जा ले घर बने तब की तब सरकार यही टका से बनलो छै। कैसे कर्जा तोड़ी कैसे नहीं टूटा है अभी। पटना में आज से बीजेपी के सभी 7 राष्ट्रीय मोर्चों की 2 दिवसीय संयुक्त बैठक शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कार्यक्रम का उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया, समापन अमित शाह करेंगे। पटना पहुंचने पर कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, देखिए। एयरपोर्ट पर फूलमाला गुलदस्ते से स्वागत। मिथिला की पहचान पाग और मखान से वेलकम। ढोल ताशों के साथ पारंपरिक नृत्य। स्वागत में गजराज भी तैनात। मतलब पूरे पटना में एकदम उत्सव वाला माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाटलिपुत्र की धरती पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा स्वागत से इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने गाड़ी से उतरकर स्वागत कर रहे कलाकारों का हौसला बढ़ाया और ढोल भी बजाया। भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 मोर्चों का संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में हो रहा है। इसी कार्यक्रम का आगाज करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने उनका पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान के ज्ञान भवन तक जोरदार स्वागत किया। हजारों बीजेपी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर और पैदल जेपी नड्डा के काफिले के साथ चलते रहे। इस दौरान भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगातार लगते रहे। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। पटना से जेपी नड्डा का विशेष लगाव है। पटना में पले बढ़े और पटना से ही छात्र जीवन की शुरुआत करने वाले नड्डा ने यहां पहुंचकर पुरानी यादें भी ताजा की। रविशंकर जी मेरे सीनियर हुआ करते खोज रहे हैं तो हम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। रिमोट कंट्रोल पे लिया। वहां से आज जब मैं आया हूं अपनी जन्मस्थली पर तो मुझे गौरवान्वित भी महसूस होता है और पुरानी यादों को ताजा करने का सौभाग्य भी मिलता है। पटना में करीब 12 सालों बाद बीजेपी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार में एकला चलो की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि कार्यक्रम से पहले पटना की सड़कों पर बीजेपी ने भव्य रोड शो कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी के संयुक्त मोर्चों की बैठक पटना में हो रही है। दूसरी तरफ जेडीयू के भी सभी प्रकोष्ठों की बैठक पटना में हुई और ये बैठक संदेश और संकेत दे रही है कि बीजेपी और जेडीयू के नेता 2024 और 2025 की ही तैयारी में जुटे हैं। बिहार में बीजेपी की हुंकार। – 2024 के लिए जेडीयू भी तैयार। इन 2 तस्वीरों को देखिए, दोनों बिहार की राजधानी पटना की हैं। एक तरफ पहली बार बीजेपी के सभी मोर्चे की बैठक एक साथ हो रही है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित देश भर के 750 नेता हिस्सा ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ जेडीयू ने भी अपने पटना दफ्तर में एक साथ तमाम प्रकोष्ठों की बैठक की। बैठक जो है संगठन के मजबूती और विस्तार को लेकर बैठक की जा रही है और कैसे हम उसको और प्रकोष्ठों को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। जो हमारा मिशन है 2024 और 2025, उस मिशन की कामयाबी कैसे कर सकते हैं, मजबूत कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम बैठक कर रहे हैं। बीजेपी ने पहली बार राजधानी पटना में अपने 7 राष्ट्रीय मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति को जुटाकर ये साफ कर दिया है कि उसके एजेंडे में
बिहार सबसे ऊपर है। बिहार में हो रही बैठक में किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एसपी मोर्चा, एसटी मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े देश भर के 750 नेता हिस्सा ले रहे हैं। इन नेताओं ने 2 दिनों तक 200 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। यानी बीजेपी बिहार में मिशन 2024 की तैयारी में जुट चुकी है और टारगेट 200 सीटों का है। बीजेपी की तैयारी पर जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल हुआ तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। अब वो 200 पार्टी किसी भी पार्टी को अधिकार है, 200 सीट का 243 सीट पर वो तैयारी कर सकते हैं। 200 सीट पर क्यों कर रहे हैं, 243 पर कर सकते हैं। हर पार्टी को ये अधिकार है। इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन संकेत देता है कि बीजेपी बिहार में ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहती है। लंबे समय तक जेडीयू की छाया में रहने के बाद बीजेपी अब अपने दम पर बिहार में खड़ा होना चाहती है। हालांकि बीजेपी के नेता खुलकर इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की बैठकों ने ये तो संकेत दे दिया है कि 2024 और 2025 की हलचल तेज हो चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और जहानाबाद से राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली महोत्सव का भी आयोजन किया गया। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 थीम के साथ बिजली महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के ऊर्जा मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऑनलाइन कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें 5000 करोड़ की एनटीपीसी की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण शामिल है। पीएम मोदी ने नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल्स का भी शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से अब घर की छतों पर सोलर कनेक्शन लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। कार्यक्रम में बिजली के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया गया। इसे लेकर बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ था तो भविष्य अंधकार में होगा। हम उससे सहमत हैं कि निश्चित रूप से बिजली की छत में काफ़ी सुधार होना चाहिए और ड्यूज वगैरह जो है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, नहीं तो भविष्य अंधकारमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नालंदा के सैनिक स्कूल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा वहां निकाली गई। इसके माध्यम से लोगों को अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने के प्रति जागरूक किया गया। सैनिक स्कूल नालंदा की इस पहल के पीछे लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाना है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का ही मकसद है। ये यात्रा पावापुरी मोड़ होते हुए जल मंदिर, पावापुरी मेडिकल कॉलेज होते हुए सैनिक स्कूल नालंदा पहुंचकर खत्म हुई और इस दौरान सभी चयनित छात्र अपने अपने हाथों में तिरंगा लिए थे और छात्र बड़े ही उत्साह के साथ नारे लगाते हुए लोगों को इस अभियान की जानकारी देते नजर आए। तो इस साल हम लोग 13, 14, 15 तीनों दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, क्योंकि 15 तारीख को तो हमें ऐसा आज़ादी मिली थी, पर हम लोग 13, 14 को भी झंडा फहराएंगे और 15 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। और इस बार हमें किसी भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है कि हमें सूर्यास्त के बाद से झंडा फहराना। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंटरफेथ कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे। अजीत डोभाल ने कहा कि हमारी राष्ट्र की एकता बरकरार रहे, इसके लिए हम सबको सोचना चाहिए। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या फिर किसी अन्य विचारधारा के नाम पर समाज में अफवाहों को जन्म देते हैं, इससे पूरा देश प्रभावित होता है। डोभाल ने कहा कि आज हमारे देश में अंतर धार्मिक संवाद की बेहद आवश्यकता है। हम सभी धर्म के लोग देश के नागरिक हैं। कार्यक्रम में अलग अलग धर्म के कई वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम ऑल इंडिया सूफी सज्जादतानशीन काउंसिल AISSC द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में AISSC के अध्यक्ष ने कहा कि अगर PFI के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो उस संस्था को प्रतिबंध कर देना चाहिए। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है। देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। मुंगेर में सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली भारी मात्रा में दवाएं सड़क पर फेंक दी गईं। किला गेट के पास सड़क पर फेंकी गई दवा को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। फेंकी गई दवा में भारी मात्रा में वैक्सीन थी, जिसमें कुछ तो एक्सपायर्ड थी, लेकिन बहुत ऐसी भी दवा थी जिसकी एक्सपायरी डेट अभी बची हुई थी। घटना की सूचना पर सिविल सर्जन ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लेकर के सैंपल का जांच कराते हैं कि ये, हालांकि देखने में एक्सपायरी तो है, लेकिन फिर भी हम सैंपल का जांच करवाएंगे कि मेरे यहाँ का है कि कहीं अन्य जिला का भी तो नहीं है। क्या
सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ इम्यूनाइजेशन के वैक्सीन रखे हुए हैं। ये वैक्सीन ऐसी है, इम्यूनाइजेशन के लिए है। खगड़िया से, जहां सलारपुर बांध के पास पुलिस ने देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त कर दिया, साथ ही शराब बनाने को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस शराब बनाने वाले सामान को जब्त कर थाने ले आई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां देसी शराब बनाकर बेची जा रही है, जिसके बाद पुलिस गैस चूल्हा सिलेंडर समेत कई सामानों को पुलिस ने जब्त किया। खबर है पालीगंज अनुमंडल के विक्रम से, जहां के निसरपुरा स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शारदा कुमारी को उनके स्कूल के शिक्षकों ने जमकर पीटा, ऑफिस में तोड़फोड़ की, बवाल काटा। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से प्रधानाध्यापिका बच्चों के समक्ष रोती नजर आ रही हैं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने अपने स्कूल का हाल दिखाया, आप बीती सुनाई। दरअसल स्कूल में 3 टीचर देर से आते हैं। जब इसकी शिकायत की कोशिश प्रिंसिपल की तरफ से हुई तो शिक्षकों ने उनकी पिटाई कर दी। गोपालगंज में शराब पर नकेल के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से गंडक नदी के दियारा में छापेमारी अभियान चलाया। बैकुंठपुर थाने के सलेमपुर, पकहा और 70 घाट में छापेमारी के दौरान 2000 किलो गुड़ का पाश और 35 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। शराब की 2 अवैध भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। उत्पाद अधीक्षक के मुताबिक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सलेमपुर दियारा में जो है अवैध चुलाई शराब बनाया जा रहा है, तो उसी को वेरीफाई करके सुबह उत्पाद टीम गई थी, तो वहाँ पर लगभग 2000 केजी जो है वो किण्वित गुड़ का पास वहाँ पे था, तो उसको हम लोग विनष्ट किए हैं और उसमें 35 लीटर चुलाया हुआ शराब भी मिला है। बात किसानों की परेशानी की। बेतिया के किसान खाद के लिए दिन रात जूझ रहे हैं। मझौलिया में तो हालात ये हैं कि किसान रात को ही खाद दुकानों पर खाद के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद इन किसानों को खाद नहीं मिल रहा। खाद के लिए परेशान किसानों का कहना है कि खेती बाड़ी छोड़कर वे खाद के लिए यहां आते हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रहा। किसान खाद की किल्लत को कालाबाजारी से जोड़ रहे हैं। 5 रोज से खादर खादी, एक बोरा खादर खादी, हमने कहा 5 रोज से भूख का मरल भाई रोज। पैसा दूसरा कोई के हाथ में घाव, दूसरा कोई के हाथ पैसा भेज, आधार कार्ड पैसा वापस चले। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर की बारिश में डीएम ऑफिस डूब गया। मुजफ्फरपुर के डीएम ऑफिस में जल जमाव की खबरें हैं। अधिकारियों की मीटिंग के दौरान तेज बारिश हो गई और तेज बारिश में डीएम दफ्तर डूब गया। पूरा समाहरणालय ही पानी में डूब गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि बारिश की पानी से कुछ अस्त व्यस्त नहीं होगा, लेकिन आप देखिए कि जूते खोलने पड़े पुलिसकर्मियों को और जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके चक्के डूबे हुए हैं। तो यह समाहरणालय परिसर है जहां पर थोड़ी सी बारिश में, हल्की बारिश में ही पूरा परिसर डूब गया। बारिश देखिए बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इस वजह से पानी थोड़ा सा लगा हुआ दिख रहा है। जैसा कि समाहरणालय में पिछली बार भी आधे से 1 घंटे के अंदर पानी निकल जाएगा। और उसके अलावा शहर में भी जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ है हमारी टीमें लगी हुई हैं नाले का जो टुकड़ी वगैरह करने के लिए। आगे देखिए जोहार झारखंड।